दोस्तों 9th आरबीएससी सक्सेसफुली फिनिश करने के बाद अब हम आपके सामने लेके आए हैं 10th की आरबीएससी। जी हाँ, बिल्कुल आरबीएससी की बुक्स में से लाइन टू लाइन रीड करेंगे इकट्ठे और देखते हैं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम उन मोटी मोटी गाइड से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप ऑथेंटिक ही पढ़ें, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बुक्स में से आता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास का यहाँ पे सबसे पहले व्यू रचना का मीनिंग दिया हुआ है, जिससे ग्रामीण लोग जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। बाद में एक पैराग्राफ जिसमें जो गांव की आर्थिक दृष्टि होती है वो आत्मनिर्भर ही होती है, ठीक है, वो खुद ही कमाते हैं, खुद ही जो उनकी जनसंख्या होती है वही उनका व्यवसायिक आधार होता है, चाहे वो किसान हो, दस्तकार हो या सेवक हो। तो ग्रामीण विकास की अवधारणा का सूत्रपात और विकास कैसे हुआ? तो सूत्रपात महात्मा गांधी जी के कथन, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तो गांव जब तक पुनः आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इनके बाद पंडित नेहरू जी ने महालानोबिस के मॉडल के आधार पर औद्योगिक विकास पर बल। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि जय जवान जय किसान। सामुदायिक विकास में जो ग्रामीण विकास है उसे एक बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है और इसी की अवधारणा को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो थी उनकी सिफारिशों से ये त्रिस्तरीय योजना आरंभ हुई, जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समितियां और जिला परिषदें। तो ये तीन मेन थी इसमें। और इसी में भारत संविधान के जो प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज की व्यवस्था का निर्देश दिया और इन्हीं प्रावधानों से 20 लाख से कम की जनसंख्या वाले राज्यों को पंचायती राज की मध्यवर्ती इकाई के गठन के रूप में छूट दी गई। ठीक है, सो भारत में पंचायती राज संस्थाओं का संगठन और जो कार्य है वो निम्न प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम सभा को पहले कोई स्थान नहीं दिया था, जो पंचायती राज का ढांचा क्रिएट किया था, और पंचायती राज को अपनाने वाले राज्यों ने भी ग्राम सभा की रचना का जो महत्व है वो स्वीकार किया है और ये होना चाहिए। ये माना गया कि जो ग्राम स्तर पर पंचायत ग्राम सभा से ही अपने अधिकार ग्रहण करके और ग्राम सभा के लिए प्रति निरंतर उत्तरदायी रहते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में गांव के सभी वयस्क नागरिक सम्मिलित होते हैं। वयस्क यानी कि जो एडल्ट है और अब समझ सकते हैं सब कुछ, ठीक है। और किसी भी पंचायत क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों से सम्मिलित जो स्वरूप होता है उसको ग्राम सभा कहते हैं। इसका गठन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत सर्कल के लिए एक ग्राम सभा का संगठन किया गया था और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति या लिंग से हो, तो जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर ली तो वो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। अब सबसे पहले बात करेंगे ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत एक निर्वाचित की गई इकाई होती है जो ग्राम सभा की कार्यकारी की इकाई होती है, ठीक है। और इसमें भारत में सबसे अगर नीचे स्तर का कोई है तो वो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, निम्न स्तरीय इकाई कहते हैं इसको। और ग्राम पंचायत के भिन्न भिन्न नाम भी होते हैं, जैसे इसे पंचायत का भी नाम देते हैं और औसतन 2000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति हो जाती है। और इसमें जो ग्राम पंचायत है, जैसे वर्ड ही पंच है, तो 5 से लेके 31 के बीच इसमें टोटल जितने जने हैं वो हो सकते हैं। और वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसमें 73rd संशोधन हुआ था, उसमें लगभग सभी राज्यों में पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया है। पंचायत के सदस्य पंच कहलाते हैं और उन्हें उनका जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो ये टोटल था ग्राम पंचायत के बारे में। तो ये जो कुछ लाइंस है वो हाईलाइटेड, आपको इनको ध्यान में रखना है कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आएगा वो बुक से ही, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में क्या होता है, राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर कहते हैं इसको, और इस स्तर को राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा में पंचायत समिति कहते हैं। यहाँ पे मैंने नाम लिए राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व उड़ीसा, तो ये नाम भी आपको याद रखने। 73rd संविधान का जो संशोधन हुआ था उसमें पंचायत समितियों का कार्यकाल 5 इयर्स का रखा हुआ है। राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में भी पंचायत समिति को बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि हर एक पंचायत समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जिला परिषद। तो ये सबसे शीर्ष पर प्रत्येक जिले में एक परिषद होती है। राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में इसे जिला परिषद ही कहते हैं। गुजरात सरकार द्वारा पंचायत अधिनियम का 1986 तक
जो प्रारूप प्रकाशित किया गया उसके अकॉर्डिंग जिला पंचायत का नाम दिया गया था जिला परिषद को, और 73rd संशोधन के बाद सभी राज्यों में जिला परिषद या जिला पंचायत ही कहा गया। 73rd संविधान संशोधन में केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 1993 को संविधान के 73वें संविधान संशोधन विधेयक को लागू करा था और इसमें संवैधानिक अहमियत प्रदान की थी। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। 24 अप्रैल 1993 से लागू 73वां संविधान संशोधन 1993 की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर पर माना गया और इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक मान्यता मिली और चुनावों से संबंधित प्रत्यभूमि प्रदान की गई। नेक्स्ट है ग्राम सभा का प्रावधान। तो 73वें संविधान संशोधन में ही ग्राम सभा भी आई, ठीक है, और राजस्थान में वर्ष में कम से कम 4 बार ग्राम सभा के आयोजन होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ख में ये प्रावधान किया कि ऐसी शक्तियों का जो प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर, जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया जाएगा, और किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है उसमें नहीं है, लेकिन कहाँ पे, जिसमें जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो होते हैं वो मध्यवर्ती और जिला स्तरीय इकाइयों के सभापति अध्यक्ष के चुनाव के लिए इस संशोधन को यह प्रावधान किया गया कि संबंधित इकाइयों को निर्वाचित सदस्य अपने में से ही एक को सभापति निर्वाचित कर सकेंगे, ठीक है, यानी कि 5 में से कोई एक। पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में आरक्षण कैसे होते हैं, तो ये अनुसूचित जाति जनजाति जो है उनके लिए निर्वाचन हेतु सीटों का आरक्षण किया जाएगा। इन्होंने ये 73वें संविधान संशोधन में कहा, और कुल सीटों में कम से कम 1/3 इनका स्थान था। महिलाओं के लिए भी ऐसे ही था और इसमें आरक्षण किया जाएगा, और इसके आरक्षण की जो आवर्तन है वो बारी बारी चलती रहती है, ये भी 1/3 था। सभापति अध्यक्ष के लिए ये प्रावधान किया गया कि जो पंचायती राज है, ठीक है, उसके अन्य इकाइयों के जो अध्यक्ष हैं, सभापति के पद भी, ये सभी की किसकी बात हो रही है, जो चुनेंगे कैसे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत में अध्यक्ष सभापति के पद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए राज्य विधानमंडल अधिनियम बनाकर प्रक्रिया निर्धारित करते हुए आरक्षित किए जा सकेंगे। फिर पिछड़े जो वर्ग हैं उनके लिए प्रावधान किया गया कि राज्य विधान मंडल समस्त पंचायती राज संस्थाओं में इनके लिए भी अधिनियम बनाएंगे। कार्यकाल जो होता है वो कह रहा है कि पंचायती राज इकाई का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही होगा और इससे अधिक नहीं होगा, और अगर ये भंग हो जाती है तो 6 महीने की अवधि में नए चुनाव होंगे। अर्हताओं के संबंध में तो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें कहा गया कि कानून द्वारा अयोग्य घोषित होने पर इन संस्थाओं के चुनाव में भाग आप नहीं ले सकते, और पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का जो दायित्व है वो संविधान की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगा। कर लगाने वाला जो काम है तो राज्य सरकार द्वारा ये काम किया जाएगा और पंचायती राज इकाइयों के मध्य वितरण किया जाएगा। वित्त आयोग द्वारा भी यही बात कहेगी कि 5 वर्ष के अंतराल के अंतर्गत जितनी भी वो समीक्षाएं वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसका वित्तीय संदर्भ के रूप में उन्हें अन्य कार्यों का निष्पादन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। अब लेखा और अंकेक्षण जो है, तो ये सारे आपको हेडिंग ज्यादा याद रखनी है। राज्य विधानमंडल विधि बनाकर आवश्यक प्रावधान करेंगे, ऐसे ही चुनाव के लिए कि निर्वाचक नामावलियों को तैयार करेंगे, चुनाव का आयोजन करेंगे। फिर ग्राम सभा के अधिकार एवं शक्तियां, तो 73वें जो संविधान संशोधन है उसमें कुछ मंजूरियां मिली, जिसमें भू अधिग्रहण के बारे में परामर्श, गौण जलाशय आदि प्रबंध, खनिज पट्टों के नियंत्रण, नशीले पदार्थ की बिक्री निषेध, अनुसूचित जनजाति की भूमि की अवैध हस्तांतरण को रोकने का काम, ठीक है, तो ये सब किया जाएगा। जिला समितियों का गठन 73वें संविधान संशोधन के आधार पर मसौदा तैयार करने के लिए जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा। पंचायत के जो कार्य है वो 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल किए गए हैं, ठीक है, जिसमें कृषि जिसमें अंतर्गत आती है, और भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, और तीसरे पे है लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल आच्छादन के अन्य कार्य। नई पंचायती राज व्यवस्था का जो सर्वाधिक एक विशेषता है उसमें ये कि समाज के कमजोर वर्ग एवं महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण किया गया। दूसरी विशेषता कि पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो सुनिश्चित किया गया। बीच में एक ऐसा भी समय आया था जब चुनाव उपेक्षित से हो गए थे और वर्षों तक इन संस्थाओं में चुनाव नहीं हुए थे, तो फिर ये डगमगाने लगी, तो 73वें संविधान संशोधन को कायम किया गया। और तीसरी इसकी विशेषता कि पंचायती राज संस्थापक को
व्यापक जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई और 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार एवं शक्तियां सुनिश्चित कर दी गई। पंचायती राज अधिनियम 1994। तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनको सशक्त बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा 1992 में पारित और 1 जून 1993 में लागू नगर पालिकाएं जो हैं वो शीर्षक में एक नया भाग जोड़ा गया। इसकी विशेषताएं थी 24 अप्रैल 1994 को यह लागू हुआ। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और विधानसभा में ये पारित करवाकर 24 अप्रैल 1994 को पूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। फिर है ग्राम सभा। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जो पंचायत सर्कल के लिए ग्राम सभा होगी वे पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गांवों के समूह संबंधित निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत व्यक्ति सदस्य होंगे। यानी कि अगर नाम है आपका गांव में तभी आप उसमें पंजीकृत होंगे। लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लिखते हैं वैसे। जनवरी 2000 में एक अध्यादेश द्वारा ग्राम सभा के स्थान वार्ड ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। वार्ड सभा के प्रतिवर्ष कम से कम 2 बैठकें तो होंगी। ठीक है, तो वार्ड जैसे वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2 अपने ऐसे कह देते हैं। तो इन्होंने कहा कि इनकी जो 2 बैठकें हैं वो प्रति वर्ष यानी कि 1 साल में 2 बैठकें जरूरी है। उसके बाद इनके कार्य, तो सबसे पहले पंचायती क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन करेंगे, सहायता करेंगे। एक ऐसे क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हिताधिकारियों की पहचान करेंगे कि किसको क्या मिलना चाहिए लाभ। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक श्रम और जो वस्तु है, ठीक है, तो जो स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप में या नगद दोनों ही प्रकार में अभिदान जुटा सकते हैं। ये कि किसी ने वस्तु देनी है वस्तु दे दें, किसी ने पैसे देने तो पैसे। ऐसे क्षेत्र के भीतर प्रौढ़ शिक्षा और परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना। पंचायती क्षेत्र में समाज के सभी समुदायों को एकता और सौहार्द बढ़ाने के लिए रखना। किसी भी क्रियाकलाप, योजना, आय और व्यय विशेष के बारे में पंचायत के सरपंच और सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना कि सबका ही उसमें एक मत होना चाहिए। अन्य कार्य जो भी हो वो इसमें ऐड किए जाएंगे। तो ये सारे उनके कार्य के बारे में बताया गया। पंचायत की स्थापना, तो राज्य सरकार किसी नगर पालिका या किसी छावनी बोर्ड में शामिल नहीं किए गए किसी गांव या गांवों के किसी समूह को समाविष्ट करने वाली किसी भी स्थानीय क्षेत्र की पंचायत सर्कल घोषित कर सकेगी और इस घोषित सर्कल के लिए एक पंचायत होगी। पंचायत को लागू कर देंगे और उसको घोषित भी कर सकते हैं। पंचायत समिति की स्थापना, तो राज्य सरकार एक ही जिले के भीतर के किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित कर सकती है कि ये एक खंड है और इस खंड की एक पंचायत होनी चाहिए। जिला परिषद, तो जिला परिषद जो होती है हर एक जिला के लिए एक होती है। इसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्य जो अनुच्छेद 14(2) के अधीन है वो अवधारित किए जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य जिनमें जिला परिषद क्षेत्र संपूर्णतः या अंशतः समाविष्ट है, यानी कि इन्हीं से रिलेट करेंगे वो। और पंजीकृत राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें आएंगे। स्थानों का आरक्षण, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में व्यवस्था है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था, इसी क्रम में यह भी प्रावधान है कि पंचायती राज संस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के 1/3, पूरी 3 लाइनों में सिर्फ एक वर्ड इंपॉर्टेंट था, 1/3। ठीक है, अन्यून स्थान जिनमें, अब अन्यून जिनको कम तवज्जो दी जाती है तो उसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, इन सभी के लिए आरक्षण किया जाएगा और वार्डों या निर्वाचनों के लिए चक्रानुक्रम ऐसी रीति का आवंटन किया जाएगा। फिर है अध्यक्ष के पद का आरक्षण। इसमें सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। नेक्स्ट इज पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल और निर्वाचन। तो प्रत्येक पंचायती राज जो संस्था है यदि पहले विघटित नहीं कर दी जाए तो संबंधित संस्थाओं की प्रथम बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत तारीख से 5 वर्ष तक वो बनी रहेगी और इससे अधिक नहीं। ठीक है, 5 साल ये मैक्सिमम, कम हो जाए कोई बात नहीं। तो निर्वाचन उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व विघटन की स्थिति में और उसके विघटन की तारीख से 6 मास की काल अवधि की समाप्ति से पूर्व करा लिया जाएगा। इन केस वो कहते खत्म हो जाती है तो विदिन 6 मंथ्स आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि यदि भंग हुई जो संस्था है उसका कार्यकाल निर्धारित कार्यक्रम जो 6 महीने से कम में रह गया है और ऐसे चुनाव करवाए जाने आवश्यक नहीं होंगे, मतलब जिसमें अब 6 महीने बाद होना ही है ना, तो फिर नहीं करवाएंगे। भंग किए जाने के पश्चात नई चुनी हुई पंचायती राज इकाई उस शेष अवधि के लिए ही कार्यगी रहेगी। ठीक, जितना भी अब महीने के लिए रहेगी तो महीने के लिए रहेगी, अगर वो भंग नहीं होती तो। पंचायती सलाहकार समिति, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में प्रत्येक
पंचायत स्तर पर प्रशासक को सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। सचिव, ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक को इस सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। राज्य वित्त आयोग, तो यही इसी अधिनियम में ये व्यवस्था है कि सरकार अधिसूचना जारी करके पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करेगी। दोहरी सदस्यता निबंधन, कोई भी व्यक्ति राजस्थान पंचायती राज अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त प्राधिकृत के सिवाय 2 या 2 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज अध्यादेश 2000 पंचायती राज का जो संशोधन किया था इसमें, तो ये 1996 में 7 जनवरी 2000 को एक अध्यादेश जारी हुआ था और इसमें संशोधन हुआ था जिसमें कुछ अधिकार और शक्तियां। तो पहला है इसमें ग्राम सभा के स्थान पर वार्ड सभा की व्यवस्था करना, और इस दृष्टि में राजस्थान देश का सबसे पहला ऐसा राज्य बना। अब वार्ड सभा के माध्यम से उस वार्ड में गरीबी के रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभान्वित कर दिया जाए। वार्ड सभा ही वार्ड विकास की योजनाएं बनाने और उसका सभी का काम करवाएगी। कम से कम 2 बैठकें आवश्यक होंगी 1 साल में, और वार्ड सभा की सभी बैठकों के विषय जो है, जो पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सरकार, इसके अधिकारी जो रखते हैं उससे अपेक्षा की जा सकती है। इसमें कल्याणकारी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता रहेगी, और सभी गांव से संबंधित निर्वाचक नामावलियां पंजीकृत व्यक्ति सदस्य इसमें होंगे। कम से कम 2 बैठकें हमेशा होंगी 1 साल में। सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं का काम किया जाएगा, और इसी में जिस वर्ग के वार्ड सरपंच, जैसे अनुसूचित जाति को हटाया जाएगा, उसके स्थान पर केवल अनुसूचित जाति का ही दोबारा कार्यभार ग्रहण कर सकता है, जो कि अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट बात लगी मुझे। फिर 2 से अधिक बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य होगा। ठीक है। पंचायत स्तर पर स्थायी समिति और सतर्कता समिति का गठन होगा। ऋण राशि नहीं चुकाने वाले व्यक्ति को भी अघोषित कर दिया जाएगा। खर्च, पोस्टर, बैनर, पर्चे आदि पर सरपंच पद के लिए 5,000 रुपए, पंचायत समिति सदस्य के लिए 10,000 रुपए और जिला परिषद के लिए 20,000 रुपए है, अगर आपने इस पे खर्चा करना है चुनावों के लिए। फिर इसकी कार्य और शक्तियां पंचायत समिति की: सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन, कृषि विकास को प्रोत्साहन देना, कृषि शाखा का विस्तार करना, भूमि सुधार और मुद्रा संरक्षण कार्यक्रम का विस्तार, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन और क्रियान्वयन भी करना, मछली पालन को प्रोत्साहित करना, पशुपालन सेवाओं का निरीक्षण और क्रियान्वयन तथा नई नस्ल का सुधार करना, खाद्य एवं ग्रामीण व कुटीर उद्योग के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना, ग्रामीण आवासन स्कीमों का क्रियान्वयन और अधिक उधार किश्तों की वसूली करना, जल प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण और स्वच्छ पेयजल, शिक्षा के विकास को बढ़ावा देना, भवनों, अध्यापकों को समुचित व्यवस्था करना और परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताना, महिला और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम का क्रियान्वयन, सहकारिता आंदोलन द्वारा लोगों के समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो ये सारे कुछ कार्य और शक्तियां थी पंचायत समिति की। ठीक है। तो ये टोटल अब देखो 13 आई है, और 13 में से कितनी ज्यादा, एक और रहेगी इसमें, सामुदायिक संपत्तियों का रखरखाव और नियंत्रण भी करना। ठीक है, जैसे सड़कें वगैरह बनाते। नेक्स्ट इज सशक्तिकरण। तो जनवरी 2000 को अधिसूचना जारी कर पंचायती राज संस्थाओं के जो अधिकारों हैं उसमें कुछ मुख्य अधिकार हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र पंचायती राज के अधीन है, और इसमें तकनीकी नियंत्रण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का रहेगा, लेकिन प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद का होगा। जन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के सभी कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से जो लागू करना है वो भी इन्हीं का कार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ब श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालयों का नियंत्रण पंचायती राज संस्थाओं का है। देखिए यहाँ पे ब श्रेणी है। ठीक है। और इन्हीं तकनीकी नियंत्रण आयुर्वेदिक विभाग जो है वो इनका नहीं रहेगा। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम में जैसे स्ट्रीट लाइट, घरेलू बिजली, तो इन्हीं संस्थाओं का होगा। और हैंडपंप में जो भी स्टाफ बजट आएगा वो भी धीरे धीरे इनको सौंपा जाएगा। पशु उप चिकित्सालय केंद्र भी इन्हीं संस्था के अंतर्गत है। ग्राम वन सुरक्षा समिति, मछली पालन, तालाबों का संधारण एवं आवंटन, एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत जल ग्रहण विकास के पंचायती राज, कृषि विस्तार कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं के अधीन करना, राशन की दुकान का आवंटन, वितरित की गई संपूर्ण लेखा जोखा, नए राशन कार्ड का निर्धारण और अनुमोदन भी, दुकान की समयावधि बढ़ने पर निरस्त करना, ये सारे काम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पर्यवेक्षण के अंतर्गत किया जाएगा। सिंचाई विभाग के अधीन तालाबों का नियंत्रण एवं रखरखाव, आंगनवाड़ी को भी पंचायती के राज के अधीन किया जाएगा। खादी का प्रशासनिक नियंत्रण भी इन्हें दिया गया। पंचायती राज सशक्तिकरण, तो इसमें नया आयाम देने के लिए गांवों में सामाजिक और आर्थिक हमेशा सुधार चलते रहते हैं और इस दिशा में प्रयासरत सरकार ने गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2010 के अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं में
शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय अधिकार विभाग की जिला स्तरीय गतिविधियों का हस्तांतरण जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को ही कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाएं अब सशक्त होकर उभरे इस दिशा में सरपंच को लेकर जिला प्रमुख तक सभी के लिए मुकाबले जो है वो सजग होकर अपना काम कर सकती हैं। अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। उनकी जानकारी के लिए लघु पुस्तिका का प्रकाशन भी करवाया जाएगा और 5 विभागों की जिला स्तरीय गतिविधियों का संचालन पंचायती राज संस्थाओं को ही करना होगा, जिसके निर्वहन की दिशा में संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही काम करना होगा इनको। और ग्रामीण विकास की दूरी बनाकर ये कार्य होगा सारा। और ग्राम पंचायत के कार्यालय नियमित रूप से खुले रहेंगे। इसमें योजनाओं के साथ राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई जो जन कल्याण से जुड़ी है जितनी भी योजनाएं हैं उनका व्यापक प्रचार प्रसार गाँवों में इन्हीं को करना होगा। और पंचायती राज जो है ये जन आकांक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। सो राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है वो नवंबर 1977 में अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके उद्देश्य ग्रामीण निर्धनतन परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना था। ठीक है, और कई उदाहरण है इसके। और इसी में ही 1978 से 79 में एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की संज्ञा दी गई। ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY नामक एकल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और गरीबों के लिए स्वरोजगार का यह एकमात्र कार्यक्रम था। और 1 अप्रैल 1989 90 है यार, चलो 1 अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी और इसकी योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध करवाना था, जीवन स्तर में सुधार लाना था ताकि सामाजिक ढांचा जो है वो सुदृढ़ हो सके। उसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो इसमें अप्रैल 1999 में ही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन कर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नाम दिया गया और इसमें प्रभावी ढंग से इसको लागू किया गया और पुनर्गठित किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीबों के जीवन स्तर में सुधार करना था और लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करना था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो थी वो अच्छी जीवनचर्या के लिए इम्पोर्टेंट थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास और सड़कों के लिए भी। आज़ादी के बाद लगभग 6 दशक की अवधि बीत जाने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं नहीं थी, तो जिसके लिए ये इम्पोर्टेंटली चलाया गया। हजारों गांवों के पेयजल की समस्या और लगभग 140 लाख ग्रामीण आवासों की कमी है। उपयुक्त समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी कि PMGY की शुरुआत की थी और इसमें जो ग्रामीण निर्धन लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनके लिए कार्य किया गया। 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGY ये कार्यक्रम 2000-2001 से चला और इसमें भी मानव दिवस के स्थायी मानव दिवस के उद्देश्य को पूरा करना था इसका मेन मोटो और सरकार द्वारा घोषित कई प्राथमिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। फिर है नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसमें 2005 में पारित हुआ ये और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को देश के 200 अभिज्ञ जिला में 2 फरवरी 2006 से आरंभ किया गया और NRGEA यानी कि नरेगा को ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन की गारंटी युक्त कौशल रोजगार दिया गया। इसी में SGRY के कार्यक्रम जो चल रहे थे उसमें अनाज कार्यक्रम NFWP को इन जिलों में नरेगा के अंतर्गत दिया गया और 2007-08 में नरेगा का विस्तार करते हुए 330 जिलों में लागू कर दिया और 2008-09 में ग्रामीण जिलों में लागू हुआ और 619 जिलों में ये आज तक चल रहा है और इसमें जल संरक्षण, सूखाग्रस्त, भूमि विकास सभी कार्य इसमें किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य जो था वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण जो परिवार है उसमें सदस्य को कम से कम 100 दिन का काम तो मिले, इनका मेन मोटो था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ऐसे आवासों का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पे ग्रामीण पेयजल भी आ सके, ठीक है, जो रहने लायक हो। और इसमें प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल परियोजना, इसके अंतर्गत सरकार कुल आवंटित राशि का कम से कम 25% रेगिस्तान विकास कार्यक्रम सूखा प्रभावित क्षेत्रों को दे रही है, जिसमें जल संरक्षण, जल एकत्र करना और पेयजल स्रोतों को पुनः भरना और उनका अस्तित्व बनाए रखना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण जुड़ाव यानी कि रूरल कनेक्टिविटी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया गया
इस कार्यक्रम के अंतर्गत 500 व्यक्ति या इससे भी अधिक जनसंख्या वाली 1.60 लाख जो ग्रामीण है, ये किसकी बात चल रही है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसमें 1.60 लाख ग्रामीण बस्तियां जो उस समय तक सड़कों से नहीं जुड़ी हुई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2007 तक अच्छी सड़कों का निर्माण था इसमें मेन इसका, जिसमें 60,000 करोड़ रुपए व्यय होगा। और जो हुआ होगा तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के अंतर्गत सर्वप्रथम 1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को 3 वर्ष की अवधि के अंदर अच्छी सड़कों का निर्माण कर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 फिर 2001-2 2002-3 के लिए प्रत्येक वर्ष PMGSY हेतु 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया। 2004-5 से 2468 करोड़ तक, मतलब 2468, और 2005-6 में 4220 करोड़ का आवंटन किया गया। PMGSY जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मतलब काम कर रहा है और पर्यटन मुख्यालय के लिए भी। और इसमें कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2007 तक 27,382 करोड़ के व्यय से 1,42,750 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तो आपने देखा कि इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं, और जिस पे बेस्ड यहाँ पे देखिए अब आपको MCQs भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये आप MCQs ट्राई कर सकते हैं अपने तरीके से। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं जितना भी अभी तक आपने पढ़ा है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आपने जस्ट इसको ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, या आप दोबारा इसको खुद से रीड करके भी आंसर लिख सकते हैं। इसके PDF के लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी। और जितने भी ये क्वेश्चन है विद MCQ दिए हुए हैं, और कई बार तो ये डायरेक्ट एज इट इज MCQ फॉर्म में भी आ जाते हैं। साथ ही में इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए होते हैं और लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए होते हैं। हमें ये भी एक तरह से तैयार करना होता है क्योंकि इसमें भी MCQs आ सकते हैं। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या आपको मैं बुक का PDF प्रोवाइड कर दूंगी। जितने भी जने अब तक सपोर्ट कर रहे हैं इसमें, थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप शेयरिंग। और इसके बाद 2 चैप्टर रह गए हैं और फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपकी कंटिन्यूटी ही है, वही आपको इम्प्रूवमेंट तक लेके जाएगी। एग्जाम डी के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।